नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है प्राइम न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। बात बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को हथियारों से लैस 5 बदमाशों ने दिन दहाड़े शहर के नामी अस्पताल में दाखिल होकर कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा को गोलियों से भून डाला। चंदन मिश्रा का बक्सर जिले का रहने वाला था और उसकी 1.5 दशक से इलाके में दबंगई थी। चंदन मिश्रा को 12 फरवरी 2020 को पटना हाईकोर्ट ने एक मामूली मामले में सजा सुनाई। उसे थोड़े वक्त पहले भागलपुर जेल से पटना की बेउर जेल में शिफ्ट किया गया। पैरोल पर रिहाई के बाद वो अस्पताल में दाखिल था और 18 जुलाई को उसे दोबारा जेल वापस लौटना था, लेकिन उससे पहले ही उसे मार डाला गया। चंदन मिश्रा के मर्डर के पीछे गैंग वॉर की आशंका जताई जा रही है। जिस अंदाज में पिस्टल से लैस हमलावर अस्पताल में दाखिल हुए, वो संकेत करता है, दिखाता है, बताता है कि मर्डर पूरी प्लानिंग के तहत किया गया। चंदन मिश्रा बक्सर का शेरू उसे लोग कहते थे। पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुड़ गई, लेकिन पैरोल खत्म होने के ठीक 24 घंटे पहले जिस तरीके और सलीके से उसका मर्डर हुआ, उससे जेल या हॉस्पिटल में किसी की मुखबिरी करने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चंदन मिश्रा खुद कई शातिर अपराधियों और गैंग्स के संपर्क में था, लेकिन जिस फिल्मी स्टाइल में अस्पताल में दाखिल होकर 5 शूटर्स बारी बारी से आईसीयू रूम में जाते हैं, तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाए एक बार मेरा पीसीआर, तो मैं आपको बताऊं, देखिए ये तस्वीरें किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। दाखिल होते हैं, बारी बारी से पिस्टल निकालते हैं, पिस्टल्स को लोड करते हैं और ये 5 हमलावर आपको एक लाइन में, एक कतार में खड़े दिखाई दे रहे हैं। पहला हमलावर, दूसरा हमलावर, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये आईसीयू का गेट खोलते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आईसीयू की पूरी लॉबी में, कमरा नंबर 209 में, वहां पर कोई कैसे नहीं था। एक कुख्यात अपराधी इलाज के लिए पहुंचा, पुलिस उसकी सिक्योरिटी क्यों नहीं कर रही थी? और वहां पर सीसीटीवी कैमरे में ये चीजें रिकॉर्ड हुई हैं। मेटल डिटेक्टर्स अस्पतालों में होते हैं। कैसे अपराधी पिस्टल लेकर कमर में वहां पर पहुंचते हैं और पुलिस का कोई आदमी वहां पर क्यों नहीं था? कमरा नंबर 209 के लिए इंतजाम कैसे किए गए? किसने मुखबिरी की? और अस्पताल के अंदर दाखिल होकर सारे बदमाश गोली चलाकर वापस लौट जाते हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, बिहार में सुशासन राज की बात करने वाले चुप क्यों हैं? जंगल राज क्यों हो गया? बीते कुछ दिनों से बिहार में मर्डर्स का सिलसिला चल रहा है। सबसे पहले पुलिस को सुनिए, पुलिस क्या कहती है। प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे, तो उनकी भी हम लोग पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनकी जो चंदन शेरू गैंग हुआ करता था बक्सर में, उसी गैंग से संबंधित है। तो आपने बिहार पुलिस का बयान सुन लिया। जो अपराधी वहां पर पहुंचे उन्हें किसी ने देखा नहीं। जो पुलिस वाले तैनात थे वो कहां चले गए थे? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको सुननी चाहिए। देखिए, ये घिस पिट गया है, ये कोई बचेगा नहीं। जाइए ना गोपाल खेमका जी के परिवार में जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। मुजफ्फरपुर की उस बेटी के परिवार को जाके कहिए, कोई बचेगा नहीं। आज जो घटना हुई है अस्पताल में, एक प्रोमिनेंट अस्पताल में, वहां जाके उसके परिवार से कहिए, कोई बचेगा नहीं। साहब, बिहार कराह रहा है और गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, पता नहीं कौन से दिल्ली दरबार से बिहार चल रहा है। मुख्यमंत्री की चेतना कहां लुप्त सी हो गई। माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। एकदम गुंडा राज कायम हो गया बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेले पटना शहर में 120 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी, कोई सुरक्षित नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को लेकर कहती है जंगल राज था। अभी तो कौन सा राज चल रहा है, ये बीजेपी के प्रवक्ता से मैं जरूर पूछूंगा। पिछले 15 दिनों में हत्याओं का सिलसिला मुसलसल लगातार जारी है। पटना पुलिस क्या कर रही है? नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? एनडीए के सरकार विपक्ष को मौका क्यों दे रही है? आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर राम भरोसे हो गया है।
सरकार दावे तो करती है सुशासन राज की बात करते हैं नेता एनडीए के, लेकिन सुशासन नहीं दिख रहा है। ना तो पुलिस का डर न खौफ बदमाशों में दिखाई दे रहा है। दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है। खेमका साहब के परिवार में मातम पसरा हुआ है। अभी उससे पटना उबर ही नहीं पाया था। देखिए, पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल होकर कमरा नंबर 209 में फिल्म स्टाइल में 5 शूटर्स जाते हैं, मारकर चले आते हैं। पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, सवाल बनता है और डिबेट के दौरान ये सवाल मैं पूछूंगा भी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, स्वागत कीजिए भूपेंद्र यादव का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। आरजू खान प्रवक्ता आरजेडी के हैं, कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। मनोज लाल मल्लू प्रवक्ता हैं जेडीयू के, मनोज भाई बहुत बहुत स्वागत है। आशीष सिंह राजनीतिक विश्लेषक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आशीष भाई बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल मैं भूपेंद्र यादव से पूछूंगा। भूपेंद्र यादव, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार हैं, वोटर रिफॉर्म चल रहा है, गुड पिक्चर बिहार की बताई समझाई और दिखाई जा रही है। ये बैड पिक्चर क्यों क्रिएट हो रही है? चुनाव से पहले अपराधी इतनी ताबड़तोड़ लोगों को अपना शिकार बना, जैसे सब्जियां और भाजियां कटती हैं, आदमी वैसे मर रहे हैं बिहार में। सर भूपेंद्र यादव जी 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 ऐसा है अमित जी कि खास करके ये 2-3 महीना में बिहार की धरती पर क्राइम बढ़ी है। मैं इसको स्वीकार करता हूं और मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है जी। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जो भी क्राइम कर रहे हैं, हमारी बिहार की पुलिस जो है उसको डिटेक्ट करके उसको जेल के सलाखे के अंदर डालने की काम कर रही है। ये जो सुबह वाली घटना जो हुई है, तो अरे भाई, इनके रीजन में मतलब हम समझते हैं कि बिहार के अंदर में ये हम लोगों के रीजन का पहला घटना है कि इस तरह का सिक्योरिटी के स्थान पर जाकर के क्रिमिनल जो है ना शूट एंड साइट करके चलाता जी, तो यह बहुत दुखद है। और रही बात लॉ ऑर्डर की, तो लॉ ऑर्डर के लिए हमारे एडीजी कुंदन कृष्ण जी ने एकदम पूरी तरह से जो है ना तैयारी अपनी कर ली है। प्रत्येक जिले के अंदर में एसटीएफ का जो है जितने भी शूटर हैं वो सारे शूटर का रिकॉर्ड रख करके उनके पीछे जो है ना वो अपना ड्यूटी लगा दिए हैं। और इसमें जो है ना बहुत बड़ा विपक्षी का हाथ नजर आ रहा है। बस अब मुद्दे पे आप आए हैं, अब मुद्दे पे आए आप। विपक्ष शूटर्स को काम पे लगा दिया कि भाई चुनाव से पहले माहौल खराब कर दो बिहार का। इस तरह के उत्पात कराओ, बिहार में जो है ना नीतीश की सुशासन की बदनामी होगी और हमारा वर्चस्व कायम रहेगा। क्योंकि इन लोगों का एक साजिश दिखता है मेरे भाई, नहीं तो अचानक सा कौन ऐसा परिस्थिति आ गया कि बिहार की पटना के धरती से लेकर के पूरे बिहार के हर जिले में जो है ना ये लोग क्राइम का जो है ना मतलब एकदम धजिया उड़ाए हुए है रे भाई। तो हमारी पुलिस जो है ये सारी चीज को समझ रही है, हमारी सरकारें भी समझ रही है। और जो पकड़े जा रहे हैं एकदम कहीं ना कहीं विपक्षी के आदमी निकल रहे हैं। 2-3 केसेस में हम लोग देखे हैं खास करके कि उसमें कहीं ना कहीं विपक्षी से नियर एंड डियर है। तो ये सारी जो है ना अपनी हार को, विफलता को देखते हुए बिहार में इस तरह का क्राइम कराना हम नहीं समझते हैं कि जो है यह देश बिहार हित के लिए अच्छा होगा और पब्लिक हित के लिए अच्छा होगा। लेकिन फिर भी सरकार हम लोग की है, हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि एकदम किसी तरह जो है ना इस क्राइम के ऊपर कैसे नकेल कसे, इस पर हम लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। हमारी पुलिस भी जो है दिन रात मेहनत कर रही है और इसमें कोई भी क्राइम करके नहीं बच पाएंगे मेरे भाई। और रही बात हमारे रीजन में ये छिटपुट घटनाएं हो रही है, मैं स्वीकारता हूं, लेकिन विपक्षी के समय में ऑर्गेनाइज क्राइम होता था। हमारे रीजन में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हो रहा है। हम लोग न तो इस सुशासन में किसी को फंसाते हैं और न ही तो क्राइम करने वाले को बचाते हैं। और एक भी क्राइम होता है उसको हम लोग डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करके
उनको जेल के सलाखे ठीक है के भूपेंद्र जी, पीछे डालने ठीक का है। काम हमारी पुलिस अभी में। आरजू खान आ रहे हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के, वो आपको बेहतर जवाब देंगे। मनोज लाल मल्लू जेडीयू के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आपकी सरकार है वहां पर, ये तो सबसे आसान तरीका है, विपक्ष कर रहा है, विपक्ष ने मर्डर करवा दिए, विपक्ष ने माहौल खराब कर दिया, विपक्ष ने दंगे करा दिए, विपक्ष ने बिहार जाम कर दिया, विपक्ष नहीं चाहता कि हमारी छवि सुधरे। ठीक है, विपक्ष अपने काम कर रहा है, सिस्टम तो आपके हाथ में है कि विपक्ष ने सिस्टम भी हाईजैक कर लिया है। आपकी पुलिस उन्होंने हाईजैक कर ली, आपका लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने हाईजैक कर लिया, आपका लोकल इंटेलिजेंस उन्होंने हाईजैक कर लिया, सब विपक्ष ने सब हाईजैक कर लिया है। सिस्टम तो आपके हाथ में है। मैं लाख आपके खिलाफ साजिश करूं, पुलिस आपकी है तो आप मुझे रोक पाएंगे ना? ये तर्क क्या है? यादव जी ये तर्क दे रहे हैं कि विपक्ष की कहीं ना कहीं इसमें भूमिका है, तो साबित कर दीजिए, वो विपक्ष की भूमिका है, साबित कर दीजिए कि आरजेडी ने करवाया है, बात ही खत्म हो जाएगी। सुशासन, नीतीश राज, खुशहाली, तरक्की, उन्नति कुछ दिख नहीं रहा है। मनोज लाल, कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, घटना इधर हाल के दिनों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरी बात है कि इसको स्वीकार करने में हमें कोई हिचक नहीं है कि घटना में बढ़ोतरी हुई और कई कांडों के अभियुक्त, लगभग सभी कांडों के अभियुक्त लगभग गिरफ्तार हैं, जो 1-2 दिन पहले हुआ। घटना के कारण भी लोगों के सामने आ जा रहे हैं, लेकिन घटना तो घटी है, इससे तो कहीं से कोई दो मत नहीं है। इसको नैतिकता के आधार पर हमको स्वीकार करने की भी जरूरत है, लेकिन घटना जो घट रही है उसके पीछे के कारण को भी आप देख लीजिए ना। एक बेटी अपने बाप को मरवा दे रही है, एक भाई अपने बहन को मरवा दे रहा है, एक भाई दूसरे भाई को जान मार दे रहा है। चाहे आज अभी पारस के अस्पताल की जो घटना है, इसके लिए तो पारस का प्रशासन पूरी तरह से दोषी है। अगर वहाँ जनून में भी, चूंकि मेरी माँ वहाँ 4-5 वर्ष तक इलाज कराई है और कई बार भर्ती रही है, अगर भर्ती रहती है आईसीयू में, तो हम लोगों को भी कभी 11, 11:30 जो समय है उससे पहले नहीं जाने दिया है पारस अस्पताल ने। अगर हम कोई झोला लेके जाते हैं तो नीचे उसको चेक होता है। कई विधायक हो या मंत्री लोग हैं, वो लोग मेरे माँ को देखने आते थे, तो जो सरकारी अंगरक्षक रिवॉल्वर वाले होते थे उनको बाहर ही रखा जाता था। ठीक है मनोज भाई, कार्ड लेके जाता था। मनोज भाई ये तो इसीलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हाँ सारा कुछ सामने आएगा। ठीक है मनोज लाल, लोग इसमें शामिल थे, किसके इशारे पर घटना घटी है। मनोज भाई प्लीज अलाउ मी। मनोज भाई देखिए, लिसन, ये डिबेट स्टोरी टेलिंग की डिबेट नहीं है मनोज भाई। ये भूपेंद्र यादव को भी कह रहा हूं और आपको भी कह रहा हूं, जो पार्टी गलत करती है उससे सवाल मैं पूछता हूं। आरजू खान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। आरजू खान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आरजू खान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सुन पा रहा हूं, बोले। आरजू भाई देखिए, थोड़ा लेट आए लेकिन थोड़ा सा बीजेपी ने जो कहा मैं फटाफट आपको समझा देता हूं। बीजेपी कह रही है कि चुनाव से पहले मर्डर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष की साजिश है। बीजेपी कह रही है हमने जिन लोगों ने मर्डर किया हमने उन लोगों को पकड़ लिया, पता तो चली जा रहा है कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सवाल यह है आरजू खान कि आप विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं, अपने गिरेबा में झांक के नहीं देख रहे हैं। आपकी पुलिस नकारा हो गई है, आपका सिस्टम नकारा हो गया है, आपका लॉ एंड ऑर्डर नकारा हो गया है। चुनाव के समय अच्छी अच्छी पिक्चर दिखाना, सुशासन की बात करना, ये जबानी जवा अच्छा लगता है मीडिया के कैमरों पर, लेकिन वहां पे लोग मर रहे हैं। खेमका साहब के परिवार में मातम पसरा हुआ है, अभी तक समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। रोज मर्डर हो रहे हैं। पिछले 15 दिन में आरजू भाई मैं बताऊं तो कम से कम 15-18 मर्डर पूरे बिहार में हुए हैं। ये कह देना कि पुलिस सबको पकड़ ले रही है जी, हम सिस्टम मॉनिटर कर रहे हैं जी। आरजेडी पर तो आरोप लगाते रहते हैं कि जंगल राज था, लालू प्रसाद यादव थे, तो वहां पर
संयोजित क्राइम होता था। अरे अपराध अपराध होता है आरजू भाई, इन लोगों को थोड़ा समझाइए कि 5-6 महीने में चुनाव होने वाला है, खाली सुशासन सुशासन गाने से बिहार सुधरेगा क्या? न डर न खौफ, पुलिस जीरो हो गई है बिहार में, जीरो है पुलिस बिहार की। देखिए भारतीय जनता पार्टी या फिर उसकी एनडीए समर्थित सरकार में जनता दल यूनाइटेड आज बेशर्मी से जो है सियासत कर रही है। अगर आप कहिएगा कि 2025 में जी रहे हैं और इतनी मर्डर इतनी हत्याएं हो गई हैं, हम क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं तो कहते हैं सब परसेप्शन है, सब झूठ है। यहां तक कि ये भारत सरकार के डेटा को भी नहीं मानते। ये इतने बड़े बेशर्म हैं। वो अपराधी जो था, भूपेंद्र भाई मैं आ रहा हूं, भूपेंद्र भाई आ रहा हूं, शब्द का उपयोग बंद करो। भूपेंद्र भाई मैं आ रहा हूं, ठीक है भाई फालतू बात नहीं। भूपेंद्र भाई मैं आ रहा हूं, कहा जाता है ठीक है ठीक है, आरजू खान नहीं बोलेंगे। भूपेंद्र भाई प्लीज प्लीज, भूपेंद्र भाई प्लीज अलाउ मी, मैं उनको बोल रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं। भूपेंद्र भाई जस्ट होल्ड ऑन। आरजू खान ठीक है, आप शब्दों को, क्या होता है भूपेंद्र यादव प्लीज अलाउ मी टू हैंडल माई डिबेट, प्लीज अलाउ मी। आरजू खान जरा शब्दों को देखिए ध्यान से, आप रिप्लाई करिए। देखिए लड़ाई नहीं करानी है, डिबेट करानी है, बिहार की बात कोई बात नहीं। कौन से शब्द असंसदीय बोल दिए कि इनके अंदर बेचैनी और परेशानी हो गई जी? इसी को कहते हैं गुंडा राज। बिहार में गुंडा राज चल रहा है, जिसकी पोस्टर और बैनर से पटा हुआ है पूरा राजधानी पटना। और अगर उनको उसको कोई अगर संपोषित और संरक्षित करता है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। भारत सरकार के डेटा को नहीं मानते, क्राइम बुलेटिन को नहीं मानते, ये जो तस्वीरें जो आप दिखाते हैं ये उनको भी नहीं मानते। ये इतने बड़े बेशर्म हैं। अगर इनको कहिएगा कि 2025 में जी रहे हैं तो ये कहेंगे 2055 से पहले 1990 जंगल राज, और ये है गुंडा राज। यानी कि अपने जो राजनीतिक जो गंदा बेहुदा बेशर्म सा जो इनका चरित्र है उसको ढकने की कोशिश करते हैं 1990 से पहले जाके। बीच बिहार सियासत आज ये है बेशर्म सियासत, और उसको करती है भारतीय जनता पार्टी और उसमें एनडीए समर्थित सरकार। सुनिए आप खामोश होकर सुनिए, मैं चुपचाप बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं है भूपेंद्र यादव नहीं, आपको सुनना भी होगा भूपेंद्र यादव, नहीं आपको सुनना पड़ेगा भूपेंद्र यादव, आपको सुनना पड़ेगा, नहीं आप बोलिए, आपको सुनना पड़ेगा। आपकी सरकार है, आप सरकार में, आपकी जिम्मेदारी है वहां के लोगों की सुरक्षा। तैयार हूं मेरे भाई, आपकी जिम्मेदारी नहीं, सुनिए, नहीं, ये गलत बात है, एक तरफा डिबेट नहीं होगी। आप भी सुनिए, आरजू खान शब्दों का थोड़ा चयन करिए लेकिन बात पूरी करिए। आप वर्ड सुधार लीजिए, ठीक है, वर्ड सुधार। आरजू खान बात पूरी करिए, आरजू खान बात पूरी करिए, आरजू खान बात पूरी करिए, कोई बात पूरी। भूपेंद्र भाई महोदय, आप आ रहा हूं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सवाल सत्ता से किया जाता है या विपक्ष से किया जाता है? इस लोकतंत्र में विपक्ष प्रहरी होता है, ये बताइए, और अपनी बातों को मुखरता के साथ कहता है किसको कहा हम जाता है? 14 करोड़ भूपेंद्र यादव मैं आ रहा हूं, भूपेंद्र यादव आपको मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा सर गलत भूपेंद्र यादव, आप भी आपको मौका दूंगा, मैंने कह दिया। आरजू भाई प्लीज थोड़ा शब्दों का चयन, ठीक है भूपेंद्र यादव, आई कम टू। मैंने कोई भी शब्द गलत नहीं बोले। जिस तरीके से सम्राट चौधरी कहते थे नीतीश कुमार को रद्दी माल, क्या मैंने ऐसा कहा? क्या मैंने ऐसा कहा? क्या रद्दी माल मैंने कहा क्या नीतीश कुमार को? या मैं भारतीय जनता पार्टी के ये जो बड़े बड़े डिप्टी सीएम बने हैं उनकी तरह मैं विपक्ष के नेता को गाली दे रहा हूं यहां पे बैठ के? कोई भी मेरा शब्द संसदीय असंसदीय नहीं है, और सुनना होगा, क्योंकि सत्ता में सवाल सत्ता से किया जाता है, विपक्ष से नहीं किया जाता है। आप चाहते हैं विपक्ष की आवाज को दबाना, तो माफ करिएगा, हम सवाल करने का आपका अधिकार है। सिस्टम बिहार के आम आवाम की आंख ना, इस बात को समझ लीजिए। मेरे साथ आप डिबेट कर रहे हो भाई, आप इस गुंडा संवैधानिक शब्द का उपयोग नहीं गुंडा राज नहीं चलेगा। ठीक है, अपराधी पे ठीक है भुवन भाई, वो नहीं करेंगे। अर्जुन प्लीज कंप्लीट। मैं ये कंप्लीट करने दे तब ना। हाँ चलिए प्लीज ये तो बोलिए, ये बताइए कि वो अपराधी था, हाँ वो पेरोल पर अपना इलाज करवा रहा था, हाँ। बिहार प्रदेश की सोई हुई प्रशासन कहां थी? आप कहते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, 45 मर्डर हो चुके हैं, मर्डर, और कितने हीरो टाइप से वो जाते हैं। आपने वो वीडियोस देखे, फुटेज? बिल्कुल देखा, बिल्कुल मारते हैं, आईसीयू के अंदर जाके घुस के हॉस्पिटल में मारते हैं, और अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। जी,
ये है सत्ता संपोषित और सत्ता संरचित अपराध। और इस गुंडा राज के कोई अगर जनक है तो वो डबल इंजन की सरकार है, ये इनको मानना पड़ेगा। गोपाल खानका की मृत्यु उनकी मृत्यु से पहले 2018 में उनके बेटे की मृत्यु हुई। ये लोग ऐसे ही आके विधवा विलाप कर रहे थे कि कार्रवाई वाली सरकार है, सुशासन की सरकार है। अरे सुशासन मतलब जुमला होता है, सुशासन मतलब झूठ, फरेब और मक्कार होता है, जिसके जनक है आप लोग। और उसके बाद 2025 में गोपाल खेमका की महज 500 मीटर थाने से दूर, जिसको आप स्मार्ट थाना कहते हैं, राजधानी में गोली मार के हत्या कर दी जाती है। आज बक्सर में इनके जदयू के नेता का निषाद जी के मर्डर कर दी गई है। ये चुप है क्योंकि इनसे कुछ हो नहीं रहा है। अच्छे थे मुख्यमंत्री, 4-5 लोग पकड़ के उनको कांधे पे चला रहे हैं। ये अनुशासन और शासन की बात करने वाले असल में जुमला गढ़ने वाले लोग, बिहार संभल नहीं रहा है। नैतिकता के आधार पर इनको राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू होना चाहिए। ठीक है, लागू होना चाहिए बिहार में राष्ट्रपति शासन। ठीक है। आशीष सिंह, अब प्लीज ज्वाइन अस ऑन डिबेट। पप्पू यादव कहते हैं कि बिहार में जो हालात हो गए वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी है कि भूपेंद्र यादव मेरे साथ बैठे, मनोज भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं, दोनों सरकार में है, इनकी सरकार एनडीए की है, लेकिन बिहार की हालत बहुत खराब है। सिर्फ ये कह देने भर से कि ये साजिश विपक्ष की हो सकती है, साबित कर दीजिए। ये साजिश विपक्ष ने की है तो तर्क दे दीजिए, सबूत दे दीजिए। सिर्फ ये कह देना पुलिस काम कर रही है, हम कंट्रोल सब कुछ कर लेंगे, लालू यादव के टाइम से ज़्यादा बेहतर हालात है। भाई आदमी मर रहा है जब ना, जिसका पिता, जिसका भाई, जिसका बाप मरा है, उससे पूछिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, उसको सुरक्षा चाहिए, वो टैक्स पे करता है, हमारे टैक्स के पैसे से पुलिस की सैलरी जाती है, सरकारें ऐसी गाड़ियों में घूमती हैं, हेलीकॉप्टर में उड़ती हैं। तो अपराधी को कसिए, वो हमें, इससे पहले कि हमें निशाना बनाए, हम टैक्स पे कर रहे हैं। डिबेट पर ज्ञान बांटने से सुरक्षा नहीं होती है। आशीष सिंह। बिल्कुल अमित जी बिल्कुल सही बात अभी अंत में कहा कि डिबेट पे ज्ञान झाड़ने से प्रदेश नहीं चलता है। देखिए, मैं तीनों लोगों को बहुत बारीकी से सुन रहा था और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार की स्थिति आज ये हो गई। हमें समझना, अमित जी आप देखिए, भूपेंद्र जी ने कैसे कहा, या मनोज जी ने, या आरजू जी, तीनों लोगों ने अपनी बात रखी, अपने पक्ष को, अपने सरकार का बचाव किया। बड़ा आसान है कह देना कि निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसके लिए मेरे से गलती हुई, इसकी माफी मांगता हूं, मैं इसलिए कार्य कर रहा हूं, मेरी प्रशासन कार्रवाई कर रही है। लेकिन जरा सोचिए कि आप 20 वर्ष से शासन में हैं, जो 20 वर्ष का सत्ता चला रहा हो, वह पीछे की बात क्यों करता है, मुझे यह समझ में नहीं आता। पीछे की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। आप अगर इस सरकार, नीतीश कुमार को हम सभी लोग जानते हैं, वह किस प्रकार के नेता रहे हैं। आपको याद होगा, अभी क्राइम से हटके मैं जब रेल मंत्री थे, आपको याद होगा, मैं जब उसको रिलेट कर दूं, फिर आगे डिटेल में आऊंगा। उन्होंने कहा था जब रेल दुर्घटना हुई थी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं, ये सरकार की और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस्तीफा देता हूं। आज नीतीश कुमार को क्या हो गया है? आज बिहार में क्या हो रहा है? एनडीए के भाई साहब ने बड़ी आसानी से, सभी लोगों ने, जेडीयू, मनोज जी ने और भूपेंद्र जी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि पुलिस काम कर रही है, और आपकी पुलिस, अरे ये एडीजी कृष्ण साहब ने क्या कहा, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि मई जून में ये घटनाएं होती हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है लाइन सुन के कि किसान इस वक्त बेरोजगार होते हैं। यह कैसा शब्द था? यह सुनने योग्य शब्द ही नहीं है। किस प्रकार से यह पुलिस महकमा यह शब्द कह सकता है? क्योंकि वह शब्द वह नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन ऐसा शब्द नहीं बोलता है, यह नेता कह रहे हैं। क्योंकि एनडीए के नेताओं में यह कमी है, यह उनको मानना पड़ेगा जी, क्योंकि 20 साल के सत्ता में इस प्रकार से आप नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, अभी आपने खुद देखा कि 15 में बिहार में 15 से ऊपर हत्याएं हो चुकी हैं, और पटना में इतनी हत्याएं हो चुकी हैं। राजधानी के अंदर सरेआम बोरिंग रोड पर, खेमका कांड पर, अभी ये पारस अस्पताल में सुनियोजित तरीके से हो रहा है ना जी। बताइए कि 5 लोग पिस्टल निकाल रहे हैं, ये कैसे? सीसीटीवी में दिख रहा है, आप सब, हम सभी लोगों ने पूरा बिहार में देखा, पूरा भारत में देखा। पारस अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, इसका मतलब ही तो सत्ता संरक्षित पुलिस प्रशासन नेताओं का पूरा सानिध्य है।
बिना इसके तो ये हो ही नहीं सकता है। ये तो आम आवाम की सुरक्षा के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। नीतीश कुमार नेता नहीं थे, इसका मतलब है कि अभी मान लीजिए पप्पू यादव ने कहा राष्ट्रपति शासन लीजिए, अभी आरजेडी के भाई साहब ने कहा राष्ट्रपति शासन दीजिए। यह तरीका नहीं है, या तो बीजेपी चाहती ही है। मुझे तो लगता है कि बीजेपी के मन में हम शंका है कि नीतीश कुमार को खत्म कर दे। ये तो नीतीश कुमार के ऊपर हमला है ना। ठीक है, कि ठीक है। नीतीश कुमार को इस प्रकार का दिखाने का भूपेंद्र प्रयास यादव, किया जा रहा है। ठीक है आशीष सिंह जी। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भूपेंद्र जी का सम्मान करता हूँ, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनका दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है आशीष सिंह जी, क्योंकि वो ठीक पूरे है। विश्व को देखने वाले नेताओं में से एक है। और बिहार की आज स्थिति, आप 20 वर्षों का रिकॉर्ड उठा के देखिए अमित जी, बड़ा दर्द होता है एक बिहारी होने के नाते कि हमारी पुलिस, हमारे नेता, हमारे जनप्रतिनिधि किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। ठीक है। वो अपने कुर्सी पे बने रहने के लिए अगर इस प्रकार का कार्य करेंगे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आकर यह कह देना, ठीक है आशीष जी, मैं आ रहा हूं। जस्ट होल्ड ऑन आशीष जी, होल्ड ऑन। वी हैव इनफ टाइम फॉर डिबेट। आशीष जी, वी हैव इनफ टाइम फॉर डिबेट। आई विल कम टू यू। भूपेंद्र यादव, देखिए जब डिबेट होती है, आरजेडी जहां गलत होती है मैं सवाल करता हूं। आपने मेरे साथ कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा डिबेट की भूपेंद्र भाई। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पक्ष लेता हूं किसी पार्टी का, लेकिन आज अगर आरजू खान ये कह रहे हैं तो इसमें गलत नहीं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। आपकी सरकार है, चलिए माना कि इलेक्शन करीब है इसलिए माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो जाएं, सरकार पर सवाल खड़े हो जाए, विपक्ष करा रहा है। चलिए मैं मानता हूं कि आपके आरोप सही हैं, लेकिन बिहार के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस की पहुंच कम है, जहां पर लॉ एंड सिचुएशन खराब होती है। अभी भी बिहार में बहुत जगहों पर बम और कट्टे बन रहे हैं, वहां पर शराब की बेतहाशा बिक्री हो रही है, देसी शराब की भट्टियां चल रही हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इससे आप मना नहीं कर सकते, लेकिन अगर विपक्ष कर रहा है या किसी की साजिश है भूपेंद्र भाई, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी कि कम से कम जनता को कॉन्फिडेंस में तो लीजिए। फिर वही बात, 20 साल पुरानी बात हम कर रहे हैं। लालू जी के राज में अगर जनता डरती थी, शहाबुद्दीन का खौफ था, तो क्या वो आप चाहते हैं कि 2025 में भी वही माहौल रहे क्या? आप तो रिफॉर्म वाली पार्टी है ना, आपने तो बदलने का जिम्मा उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास। विश्वास तो खोता जा रहा है ना। अगर लोग ऐसे मरते रहेंगे भेड़ बकरियों की तरह, तो भूपेंद्र भाई चुनाव तो छोड़िए, दूर की बात है, विश्वास बनाना जरूरी है मुझे लगता है। भूपेंद्र यादव, देखिए ऐसा है अमित भाई साहब, हम चूंकि इनके ऊपर मैं इसलिए बोला कि ये बराबर जो है ना बेशर्मी करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए जी। एक सब की तरह बात करिए, अपनी बात रखिए जी। ये चैनल है, सबका है, ये पूरा देश सुनता है। तो आप इस तरह से इंटेंशन से बोलेंगे तो स्वाभाविक है अनपार्लियामेंट्री शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप एक सब एक पार्टी के हैं तो सब पार्टी की तरह बात करिए। हमारा ये कहना है मेरे भाई अमित जी कि लॉ एंड ऑर्डर, सही बात है कि 2 से 3 महीना में जो उत्पाती लोग हैं इस तरह का जो है ना क्राइम करके सरकार की बदनामी करने की फिराक में लगे हुए हैं। नो डाउट कि हम लोग जो है ना क्रिमिनल को बकस रहे हैं। आप एक भी बात बताइए अमित जी कि कोई भी क्राइम किया हो पटना की धरती पर और हम लोगों ने केस नहीं लिया हो, हम लोगों ने उसको डिटेक्ट नहीं किया हो। अभी तो खेमका जी का मर्डर में एक व्यक्ति का तो काउंटर तक हो गया और एक व्यक्ति जो पकड़ा गया वो अभी जो है रिमांड पर लेकर के जो साजिश करता थे बिल्डर, वो भी पकड़े गए और वो भी सलाखे के पीछे चले गए। अभी जो है ना एक बालू माफिया का हत्या हुआ। अब बताइए वो बालू माफिया 3 लाख रुपया दिए हुए था, वो सूद पर पैसा देकर के उसको प्रताड़ित कर रहा था, उसका बेटा ने उसको हत्या कर दिया। अब बताइए इसमें पुलिस कहां दोषी है? और वो बगीचे में घूम रहे हैं। तो ऐसे ऐसे क्राइम, अभी एक बक्सर में क्राइम हुआ, 4 भाइयों की हत्या कर दी गई, उसमें जो है ना माननीय तेजस्वी जी के साथ उनका फोटो है और सारी जगह जो है। अब बताइए ये जो बोल रहे हैं कि पारस में हत्या हुआ, मैं मानता हूं कि यह गलत हुआ है, यह फेलियरिटी है प्रशासन की, मैं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन ये बताएं भाई साहब कि बिहारी हत्याकांड जो हुआ आईजीएमएस के अंदर में, जिस समय लालू जी की सरकार थी और माननीय राबड़ी देवी राजमाता जो है ना मुख्यमंत्री थी, तो ये लोग क्यों नहीं इस चीज को कहते हैं कि मेरे रीजन में भी हुआ है? तो
आपके रीजन में जो क्राइम होते थे मेरे भाई, ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे, और मेरे रीजन में जो क्राइम हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ सामाजिक दृष्टिकोण से छोटे छोटे बच्चे शूटर निकल रहे हैं। इसमें हम लोग का गार्जियन का भी दोष है। इसमें सामाजिक स्तर पर अपने बच्चे के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा बच्चा आम अम्युनिशन जो खरीद रहा है, चाहे किसके साथ रह रहा है, यहाँ जो है ना बिहार के अंदर में मेरे भाई, मैं बता दूं आपको कि प्रत्येक प्रखंडों में 2-4 ऐसे बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, ये लोग तैयार हो गए हैं कि वह इतना मजबूत हो गया है कि एक दूसरे को हत्या कराने में थोड़ी भी ये लोग जो है ना देर नहीं कर रहा है मेरे भाई। ये शूटर को 1-2 लाख देते हैं और क्राइम करा करके सरकार को अस्थिर करने का ये साजिश चल रहा है। इस बात को मानिए भूपेंद्र भाई, ये ठीक है, ये हाइपोथेटिकल आरोप, देखिए भूपेंद्र भाई, आई एक्सेप्ट इट। मेरी सरकार, सुनिए सर, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपका बालू माफिया का हत्या कौन किया है आपको मालूम है? वो 3 लाख रुपया के लिए प्रताड़ित कर रहा था। तो इस चीज को हम लोग पुलिस कैसे रोक सकते हैं? हाँ, ये पुलिस की ड्यूटी बनती है कि यदि कोई गलत कर रहा है उसकी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह का अपराधी हो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र भाई, जवाब ले लेते हैं। नहीं करेंगे और हम लोग बकसने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आरजू खान, जो भी हो रहा है यह दुखद है, हम लोग भी खेद व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि एक भी क्राइमर नहीं बचेगा। ठीक है, पॉइंट टेकन भूपेंद्र भाई, पॉइंट टेकन। आरजू खान प्लीज प्रोसीड, प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए, ये खड़ियाली जो है, आंसू बहा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, और अपने आप में ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनकी नाकारा और निकम्मी सरकार है। राइट। ये कह रहे हैं कि ये आपसी चीजों से हुआ है। बिहार प्रदेश में पुलिस वालों को बालू माफिया एक साथ 3-3 लोगों को ट्रैक्टर से कुचल के मार देते हैं, इनकी सरकार के कान में जू नहीं रहता। वो सब आप ही लोग करते हैं। सुनिए, बेचैन मत भूपेंद्र भाई बीच में नहीं, भूपेंद्र भाई बीच में नहीं, बीच में नहीं, भूपेंद्र भाई बीच में नहीं, आपके बीच में आरजू नहीं बोल रहे थे भैया, उनको बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। आई विल गिव यू टाइम टू रिस्पॉन्ड, जस्ट रिलैक्स। आरजू खान, देखिए, इनकी डूबती हुई नस पे मैंने हाथ रख दिया है, और स्वाभाविक है ये बिलबिलाएंगे, घबराएंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, समझे ना भैया? अब सुन लीजिए, जो वो पुलिस वालों का आपने क्या किया जी, आप लोगों ने उन माफियाओं का क्या किया, बालू माफियाओं का। बिहार प्रदेश में दरोगा से लेकर कांस्टेबल तक को ये बालू माफिया, शराब माफिया पेड़ से बांध के उन्हीं के बेल्ट से पीटते हैं। तुम क्या किए रे भैया, बताइए तो जरा सा हमको, क्या कर रही थी आपकी सरकार? कान में तेल डाल के सो रही थी क्या? बिहार में शराब माफिया जो है, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी पत्रकार महोदय, कि बस्तियों की बस्तियां जला देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये बताएंगे रे भैया? ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे क्या करते हैं। जहरीली शराबों से सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई। उन शराब माफियाओं को ये क्या किए, ये नहीं बताएंगे रे भैया, समझे भैया? आप नहीं बताएंगे ये लोग भैया। ये है इनकी बेशर्मी और इनका नाकारापन। इनको रोका किसने है? इनको पत्रकार महोदय रोका किसने है? आप डबल इंजन की सरकार करते हैं। अपराधी अगर आप कह देते हैं कि ये प्रयोजित है, तो आप नकारे हैं क्या, निकम्मे हैं क्या? आपको कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उनको लाइए, जेल की सलाखों में डालिए। लेकिन होता क्या है, शराब माफिया को संपोषित करते हैं, और जो 400 से 500 रुपए के लिए जो बिहार में जो डिलीवरी बॉय बच्चा बना हुआ है, जो SC/ST वर्ग से आता है, उसको जेल की सलाखों के पीछे डालते हैं। और ये बिहार सरकार का आंकड़ा है, जिसमें 3 लाख बच्चे हैं जो कि 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए बेबस है, लाचार है, परेशान है। ये आपने काम किया है 20 साल की एनडीए समर्थित सरकार में। अरे विधान परिषद के बाहर शराब की बोतलें, विधानसभा के बाहर शराब की बोतलें। मांझी जी कहते हैं कि शाम में अधिकारी लोग और नेता लोग शराब पीता है। ये क्या मैं फिरकी ले रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, या जीतन राम मांझी जी झूठ बोल रहे हैं? ये एनडीए का क्या है भाई, कौन फिरकी ले रहा है? चिराग पासवान इनके गठबंधन के हैं। कल भी उन्होंने कहा, आज भी इन्होंने कहा, चिराग पासवान ने कि आपराधिक घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं, हद हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये कहेंगे कि विपक्ष का काम है। मनोज भाई, अरे आपके गठबंधन के सहयोगी लोग कह रहे हैं, और आप यहां आ जाते हैं हमसे सवाल करने कि 2005 से पहले क्या था। एनसीआरबी का डेटा पढ़े हैं? पढ़े अरे भैया, या पढ़वा दे हम आपको?
1990 से 2005, 2005 से 2022 जब हमारे साथ संयुक्त झारखंड था रे भाई, 2005 से अकेले आपको बिहार मिला, उसके बाद रे भाई 66,000 बिहारियों की हत्या हो गई है रे भाई, मनोज लाल मन्नू, 25,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गए। ठीक है, ठीक है, ये एनसीआरबी का डेटा है, भारत सरकार का डेटा है। पॉइंट टेकन आरजू खान, पॉइंट नहीं समझते क्या? पॉइंट टेकन। मनोज लाल मन्नू, मनोज भाई मुझे एक बात बताइए, चलिए आरजू खान विपक्ष के प्रवक्ता हैं, उनकी अभी सरकार नहीं है, जंगल राज बहुत बड़े पैमाने पर था, लालू प्रसाद यादव के टाइम में बहुत क्राइम होता था, सब कुछ ठीक है, लेकिन 20 साल पहले जो हो रहा था उसका एग्जाम्पल अभी क्यों दे रहे हैं भाई? 20 साल पहले तो बिहार के बहुत इलाके में बिजली भी नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, लेकिन अब तो बिहार उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अब बिजली भी पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, स्कूल भी बन रहे हैं। तो 20 साल पहले वाले लालू राज से अभी की तुलना क्यों बार बार करते हैं आप लोग? क्यों? अरे लालू प्रसाद यादव जब नेता थे वो वक्त और था, वो सिचुएशन और थी, चलिए मानते हैं क्राइम था, लेकिन अभी तो देखिए 2025 अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, पब्लिक के बीच क्या 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 संदेश लेकर आप जाएंगे? क्या फर्क है आप में और आरजेडी में? मनोज भाई, आपकी बात को मैं कहीं से गलत साबित नहीं कर रहा हूं। अंतर जनता देखती है ना। अभी अगर कोई भी अपराध हुआ, शुरू में ही आपको कहा कि अपराध हुआ है, यह हमारी जिम्मेवारी है, अपनी नैतिक कर्तव्य बनता है, इससे तो मैंने इनकार नहीं किया। लेकिन अभी जो भी हत्या हुई है उसके आप कारण को देख लें, उसके कारण के पीछे कोई न कोई कारण होता है, चाहे किसी की भी हत्या। अरे कारण का क्या करेंगे मनोज भाई? अचार डालेंगे कारण का? क्राइम हो रहा है ना। नहीं, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, लेकिन जो भी घटना हुई है उसके अपराधी तो गिरफ्तार हो रहे हैं। कोई ऐसे आप घटना बताइए कि जिसके अपराधी गिरफ्तार ना हुए हो। तो घटना अगर कोई आदमी कर रहा है, अब एक भाई दूसरे भाई के लिए जमीन की हत्या कर दी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? लेकिन जानकारी मिलते ही तो उसको हमने गिरफ्तार किया। एक बेटी ने अपने बाप की हत्या करवा दी, जानकारी मिला तो 24 से 48 घंटे के भीतर 8 लोगों को तो हम लोगों ने गिरफ्तार किया। कोई ऐसी घटना हो जिसके अपराधी नहीं गिरफ्तार हो, लेकिन कोई भी घटना, देखिए घटना घटी है, मैं कह रहा हूं कि इसकी नैतिक जिम्मेवारी हमारी है, लेकिन जो घटना घटा है उसके अपराधी गिरफ्तार हैं। आपने कहा कि आप 20 बरस पहले की बात करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? उस समय विधायक अशोक सिंह की हत्या हो गई थी उनके आवास में, लेकिन उसके अपराधी महीनों तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। ब्रिज बिहारी मंत्री की हत्या हो गई थी IGI में, जो कि पूरे तरह से उस समय के पुलिस के अंडर में था IGI में। आज जो पारस हॉस्पिटल हुआ है, इनको बात पूरी कर लेने दीजिए, बिहार पुलिस के अंदर में सुन लेते तर्क इनका। उसकी सुरक्षा पारस हॉस्पिटल की अपनी है। कोई आदमी बिना कार्ड के एक आदमी ऊपर नहीं जा सकता है, लेकिन 5 लोग कैसे चले गए हैं? तो अस्पताल भी आरोपी है मनोज भाई, तब तो अस्पताल के मालिक को भी नाप देना चाहिए। मनोज भाई सुनिए, आरजू खान मैं आ रहा हूं। मनोज भाई तब तो अस्पताल के मालिक को भी नाप देना चाहिए। अगर अस्पताल की व्यक्तिगत सिक्योरिटी है, मर्डर हो जाता है, तो अस्पताल बंद कराइए, लाइसेंस कैंसिल करिए वहां पे। फिर लाइसेंस हुआ ना, इसी गोपाल खेमका, जो कमल खेमका और खेमका साहब जो जिनकी हत्या हुई थी, उनकी भी हॉस्पिटल थी, मगध हॉस्पिटल, वहां भी गलत हुआ था, उसको भी बंद कराया गया था। 4 बरस के बाद वो खुला था। इसमें कैसे? ठीक है आरजू खान, ठीक है मनोज भाई समझ गए, वो होगा। ठीक है आरजू खान, मुझे एक बात बताइए, आदमी को मरवाते रहिए और अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजते रहिए, सिंपल है। दिक्कत क्या है? पहले मारने दीजिए, फिर पकड़ लीजिए। आज आपको पता है, आरजू खान बात पूरी करिएगा, आज इनके SSP और IG जब बयान दे रहे थे मीडिया में, क्लूलेस थे, क्लूलेस, पता ही नहीं कि पारस अस्पताल में क्या हुआ है, क्लूलेस थे। मीडिया सवाल पूछ रहे थे, पता ही नहीं जी।
इनके अधिकारी कहां थे, इनके पुलिस वाले कहां थे, एक एसआई की ड्यूटी। सर वो कुख्यात हिस्ट्री शीटर था चंदन, कोई नॉर्मल मामूली आदमी नहीं था। अंगू मंगू चंगू या अमित सिंह नहीं थे जो आईसीयू में इलाज करा रहे थे, हिस्ट्री शीटर था, मुकदमे थे, पेरोल पर बाहर था वो। आपके एक मिनिमम रूल है, आरजू खान की एक एसआई की ड्यूटी लगनी चाहिए, गेट के बाहर दर्जन भर सिपाही होने चाहिए। आप देखिए लॉबी में कोई दिख रहा है? मक्खी मच्छर भी नहीं थे वहां पे। आरजू खान, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता में बैठे हुए लोग खुद आपराधिक हत्या का घटनाएं करवा रहे हैं। उस चीज को तो मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये लोग धोने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? ये जो इनके ऊपर कीचड़ उछला हुआ है उसको धोने की कैसे कोशिश कर रहे हैं? ये आईजीआईएमएस को घटना को बताते हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं इस देश में अगर कोई पार्टी है जो कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलती है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। वो आईजीआईएमएस में जो हत्या हुई थी, घात लगा के अपराधी कई दिनों से बैठे थे और जिनकी हत्या हुई थी वो टहलने के दौरान आईजीआईएमएस से बाहर गए थे, तब उनकी हत्या हुई थी। ये है फर्क। और ये झूठ बोल के आईजीआईएमएस पारस को एक करते हैं और पारस नहीं बंद होने वाला है। मैं आपको एक ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल पे बोलता हूं, क्योंकि पारस वाले जैसे हॉस्पिटल के लोग डीके टैक्स देते हैं। अब डीके टैक्स कौन लेता है? सरकार में बैठे हुए कौन लेगा डीके बॉस? अभी आप पता कर लीजिएगा, पूरा बिहार जानता है वो डीके टैक्स कौन है। यहां बड़ा से बड़ा जघन्य अपराध कर सकते हैं और डीके टैक्स दे के आप बच सकते हैं। यह है इनका गुंडा राज। ठीक है, मैं आ रहा हूं भूपेंद्र यादव, मैं आ रहा हूं। ये हकीकत है। पता है पारस हॉस्पिटल के मालिक का नाम बोलो, यहाँ लोगों के बीच में टैक्स देता है पारस हॉस्पिटल, तो उसका कौन मालिक है? कौन टैक्स देता है जी? और आईजीआईएमएस पूरे उस समय लालू के पुलिस के सुरक्षा में थी। शर्म नहीं लग रहा है जी कि मंत्री को मार दिया, तुम्हारे मंत्री को मार दिया और यहाँ बैठ के बोल रहे हो पारस में हिम्मत है कि बिना कोई सिक्योरिटी भी चल जाएगा बिहार सरकार का। आप बोल रहे हो कि टैक्स देता है, बोले ना पारस हॉस्पिटल के मालिक का क्या नाम है? पत्रकार महोदय रखेंगे नहीं, आप हटर बटर करेंगे। अरे पत्रकार महोदय इसको पूछिए, इसको पूछिए पारस हॉस्पिटल के मालिक का नाम। कुछ से कुछ बोल देंगे। अशोक सिंह विधायक की हत्या कौन किया था? लालू यादव ने करवाया था अशोक सिंह विधायक की हत्या। उस समय कब होता था उसकी बात मत करो भाई। मुख्यमंत्री परेशान लोग हैं। अरे चुप रहिए। ये अरे गुंडा राज, अरे गुंडा राज उस समय इनका जन्म नहीं अरे हुआ। घोषित प्रवक्ता, चुप रहिए, चुप रहिए आप। क्यों चुप रहेंगे? बोलने नहीं देंगे। क्यों नहीं चुप बोलने रहेंगे? देंगे। झूठ बोल अरे बेशर्मी मत करिए, बेशर्मी मत करिए। मैं बताता हूँ, अरे पार्टी का अध्यक्ष यहाँ चारा घोटाला करने वाला है। अमित शाह भी सजा याफ्ता है, अमित शाह भी सजा याफ्ता है। अमित शाह 90 दिन जेल में बैठ कर आए। फर्जी एनकाउंटर में शोहराब शेख का एनकाउंटर था, फर्जी एनकाउंटर। 90 दिन अमित शाह जेल में रह के आए थे। शर्म आती है, शर्म आती है बात करते हुए, शर्म आती है। अरे चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं होगा। ठीक है, अरे जनता दल यूनाइटेड के ठीक है। आशीष सिंह, रिलैक्स। आरजू खान सुन लो, मनोज भाई मैं आ रहा हूँ। आशीष मैं आ रहा हूँ। आरजू भाई जस्ट सुन लो, होल्ड ऑन, रिलैक्स। लेट्स नॉट फाइट। आशीष सिंह, आरजू खान का अपना तर्क है, मनोज मैं आ रहा हूं। आरजू खान, आई कम टू यू, प्लीज अलाउ मी टू। मेरी बातें पूरी नहीं हुई है। मैं आ रहा हूं। और ये हमसे जानकारी ले रहे थे ना, ये हमसे जानकारी ले रहे थे। अवघोषित प्रवक्ता है ये, घोषित नहीं है, मुझे मालूम है। अरे सुनिए, अरे चुप तो रहो। अरे मालिक चुप तो रहो। जनता दल आशीष जी मैं आ रहा हूँ। जवाब तो दे रहा हूँ। जानकारी। अरे तुम्हारे लालू को पता। अरे जवाब तो सुनो। अरे क्यों गुंडे पे उतर गए भाई? गुंडा राज के गुंडा प्रवक्ता। अरे मैं बताता हूँ कि पारस का मालिक कौन है। अरे चुप रहोगे तब ना, चुप रहोगे तब ना। बेहुदगी से बात किए जा रहे हो, बेहुदगी से बात किए जा रहे हैं। जेल में है, जेल में टैक्स लेते हो, दूसरा से किडनी लिया और बेटी को प्रचार किया, उससे भी बढ़िया कोई आदमी है क्या? अरे नाम बोलो। अरे नाम बोलो के मालिक का। अरे चुप तो रहोगे तब तो मैं बताऊंगा मेरे भाई। बोलिए ना मेरे भाई, बोलिए मेरे भाई। पारस हॉस्पिटल का मालिक आप बता दो।
अमित भाई, वो क्यों टैक्स देते हैं बता भूपेंद्र दो। भाई आ रहा हूँ भूपेंद्र भाई आ रहा हूँ। ठीक है, मनोज लाल जी, मनोज लाल जी, हैव सम ब्रीथ, मनोज भाई, आरजू सुनिए, जवाब देगा मुझे और लोगों के पास जाना। आरजू खान, चवन्नी और ठंडी छाप का जवाब देने नहीं आरजू खान, भाषा, आरजू खान, प्लीज, मनोज भाई रिलैक्स, मनोज भाई प्लीज, आरजू खान प्लीज होल्ड ऑन, मनोज भाई मैं आ रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन। आशीष सिंह मुझे ये बताइए, भूपेंद्र भाई मैं आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। ये बताइए, आरजू खान 1 मिनट, एक मिनट, ये कौन सी गुंडगी है कि जब मैं बोलने जा रहा हूँ ये लोग बिल मिलाने चलिए, तुम झूठ बोलोगे हाँ? और तुम बोलोगे लालू सजाए आपका है कि अरे नहीं? भाजपा के संपोषक गुंडे, अरे भाजपा के संपोषक गुंडे, चुप अरे रहो। बोलो ना तुम, ठीक है, फेडर डाउन करिए दोनों लोगों का, मान नहीं रहा आप लोग माने। आशीष सिंह, ठीक है, मनोज भाई रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ, आरजू भाई मैं आ रहा हूँ, रुकिए। आशीष सिंह मुझे ये बताइए कि तुम्हारे राज्य में लोग मर रहे थे इसलिए मेरे राज्य में लोग मर रहे हैं, दोनों बराबर हो गया, ये तो नहीं है ना। अब ठीक है, लालू जी के टाइम में जो था वो उनका कार्यकाल था, अपराध की जो सीढ़ियां, जो मानक, जो पैमाने उस वक्त थे, अब उसकी तुलना बीजेपी कर रही है। मुझे लगता है बीजेपी को और सशक्त होकर सिक्योरिटी, सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तब अब आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास स्मार्ट थाने हैं, आपके पास अच्छी पुलिस फोर्स है, केंद्र में आपकी सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है, डबल इंजन का मामला है, तो बेहतर होना चाहिए और मामला। आशीष सिंह जी। बिल्कुल अमित जी बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ। सबसे पहले बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये भूपेंद्र जी, मनोज जी और आरजू जी अगर ऐसे करेंगे तो जनता की सेवा कैसे करेंगे। सबसे बड़ा बात यहाँ समझना है कि आप, हमने पहले लाइन में ये कहा था, आरजू खान मैं आऊंगा, मुझे भूपेंद्र जी के पास जाना। 20 साल के कंपेयर की बात नहीं है, यह कंपेयर की बात ही नहीं है। आप सबसे फिर तो अर्थी पे राजनीति कर रहे हैं, कोई मर रहा है और उससे आप राजनीति कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। आपके अंदर तो मानवता को संसार कर चुके हैं आप लोग। इस प्रकार से राजनीति नहीं होती है। राजनीति होती है मानवता की सेवा, न कि मानवता की अर्थी पे राजनीति करें। एक तरफ अर्थी उठ रही है, ये लोग कहते हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित भाई, मुझे दुख लग रहा है कि मैं भूपेंद्र भाई से ज्यादा उम्मीद रखता हूं, इसलिए कि वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उनको कैसे इस प्रकार से नहीं बोल पाते, अपनी बातों को नहीं रख पा रहे हैं। तो उनको उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप पहले ऐसे होता था, ब्रिज बिहारी के कांड में ऐसे हुआ। अरे भैया, आप यह बताइए कि नीतीश कुमार के राज में, डबल इंजन की सरकार में, खेमका हत्याकांड में पुलिस को तो तुरंत वर्दी दी गई थी, पुलिस कितने घंटे बाद पहुंची थी? ये बड़ा सवाल है या नहीं है? प्रशासन इतनी लेट से पहुंची ना। और अभी आरजू जी ने भी कहा, आप बताइए हमारा डाटा क्या कहता है 2005 के बाद 2025 तक का डाटा, कितना क्राइम बढ़ा है? कोई ऐसा जिला नहीं है जो बचा नहीं है, और आप रह के पीछे चले जाते हैं। अरे आप, अभी हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग कितने रूप से समृद्ध हैं, चाहे वो साइबर थाना हो, चाहे हमारी पुलिस की हाईटेक हो। समस्या क्या है कि पुलिस को तो हमने लगा रखा है कि भैया तुम थाने में पकड़ के उन्हीं शराब वाले लोगों को ले जाओ। कौन पकड़ाते हैं? जेल में आज कौन लोग हैं? जेल में वही लोग हैं जो उससे कमाते हैं, जो साइकिल पे, मोटरसाइकिल पर, सभी गरीब परिवार से आते हैं, वो जेल में है, वही है। और जो अपराधी है, जो बड़ा है, वो पेरोल पर है। चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव, ठीक है। आशीष वक्त नहीं, आशीष आई हैव अ लेसर टाइम, आई हैव टू कंक्लूड द डिबेट। लिसन समझना होगा, इन सभी लोगों ने जिस प्रकार से अर्थी की राजनीति की है, अर्थी की राजनीति उचित नहीं है, और ये एनडीए को समझना पड़ेगा कि कंपेयर का दौर नहीं है। आज के दौर में कंपेयर नहीं किया जा सकता। चलिए ठीक है, भूपेंद्र यादव, आशीष आई डोंट हैव टाइम फॉर, आई डोंट हैव मच टाइम। आशीष, ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं। भूपेंद्र यादव प्लीज रिस्पॉन्ड। भूपेंद्र। ऐसा है अमित जी जी कि मैं राजद के भाई को मैं जवाब दे दूं। हाँ, ये शराब पर जो बात कर रहे हैं, तो शक्ति यादव इनका कौन है? प्रवक्ता है। उनका अधनग्न होकर के दारू पी करके जो है ना, इनका वीडियो वायरल हुआ था। प्रूफ क्या है? प्रदेश जानती है। प्रूफ क्या है? और बैठ करके तेजस्वी जी के वो शराब था, क्या प्रूफ था वो शराब था? इस तरह का पी करके ड्रामा क्या करना, प्रूफ था कि वो शराब था? और जंगिया पर आप घूमना, अपनी सरकार पे हाथ उठा रहे हो, उंगली उठा रहे हो। यानी आपने वहां डिलीवरी करवाया था क्या? यानी बिहार सरकार ने डिलीवरी करवाया था क्या? क्या प्रूफ था कि वो शराब था? और आज शराब बंद है तो आपने डिलीवरी करवाया था क्या? ये तुम लोग का ड्रामा है। कुछ भी बोल देंगे आप, ये सारी ड्रामा, आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कुछ भी आप बोलिएगा।
क्या मानवता है साहब? छिपो मत। ये सारा बिहार जानती है कि कौन शराब विक्रेता है या कौन जो है ना लाश विक्रेता है। लाश पर राजनीति करने वाले क्या बात करते हो? रही बात सुन लीजिए अमित जी। जी भाई जी बोलिए विविध बोलिए। बिहारी हत्याकांड आईजीएमएस के कैंपस में हुआ। उस समय राजमाता राबड़ी देवी थी। अशोक सिंह का हत्या सीएम हाउस के गेट पर हुआ 2147 से। उस समय लालू जी बैठ करके सीएम हाउस में जो है ना चाय के चुस्की ले रहे थे। और उसका जो है ना अभी कौन है? अशोक सिंह का हत्यारा कौन है? इनका प्रभुनाथ सिंह राजद का जो है ना एमपी है, एमएलए थे, मंत्री थे। अब आइए दूसरा बात मैं बताता हूं। अजीत सरकार की हत्या किसने कराई? ये सब हत्याएं में जो है ना लालू जी पूरी तरह से साजिश है और राजनीति किया है, लाश पर राजनीति किया है पूरे बिहार में। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि मियापुर नरसंहार जो हुआ 62 यादवों का हत्या कराया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, इसलिए कि जदुवंश जो है ना इनसे वोट टूट रहा था। तो ये क्या करते थे कि आईपीएफ माले ये सारे लोगों के साथ साठगांठ रखते थे और परमेश्वर मुखिया से भी इनकी साठगांठ थी। ये मैं जानता हूं और मैं चैनल के माध्यम से कहता हूं। और इन्होंने ही 62 यादवों की हत्या करा करके लाश पर राजनीति करने वाला आदरणीय लालू प्रसाद बिहार को क्या बताना चाहते हैं? क्या बताओगे आरजू खान जो क्राइम का जनक है? सुन लो, एक बात घमंड में मत रहना। गाय काटने वाला, गाय पालने वाले को जो इकट्ठा लेकर लालू जी चल रहे हैं, अब हम लोग उनको सपना को तोड़ करके रख देंगे। पूरे कृष्ण के जदुवंशी ऐलान करके ये जो ताजिया पूजी है, ये क्राइम का जड़ तुम लोग हो। राबड़ी देवी राजमाता कहते हो और ताजिया पूजती है। और ताजिया पूजती है उसी दिन हत्या होता है मोतिहारी में। दो जादों का हत्या होता है। ये लोग मास्टरमाइंड है मेरे भाई। ये लोग ताजिया पूजने ठीक है भूपेंद्र यादव प्रसाद को बिहार की जनता माफ नहीं करने जा रही है। ठीक है भूपेंद्र भाई, आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू कंक्लूड द करोगे? डिबेट। आरजू खान वक्त नहीं है, बहुत बहुत माफी चाहता हूं, वक्त नहीं है। 20 सेकंड दे रहा हूं, अगर बात पूरी कर पाए तो। आरजू खान 20 सेकंड्स, लास्ट 20। ये जो गाय के नाम पे चंदा लेने वाले लोग इलेक्ट्रल बॉन्ड की तरह और सबसे ज्यादा देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बीज का करवाने वाले लोग, गाय का गोश्त बेचने वाले लोग, गाय का। ठीक है, थैंक यू सो मच भूपेंद्र यादव, बहुत बहुत शुक्रिया। आरजू खान बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट पे आने के लिए। मनोज लाल मन्नू जी बहुत बहुत शुक्रिया। आशीष सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं, वक्त की थोड़ी कमी है। मेरे पैनल प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि अब समय खत्म हो गया। देखिए, बिहार में कभी भी जंगल राज गया नहीं था, नया जंगल राज आया नहीं है। क्राइम कंट्रोल करने का चैलेंज हर सरकार पर था और आने वाली हर सरकार पर रहेगा भी। रोक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।